वेलकम टू माय पॉडकास्ट सर। आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। एक्सपर्टीज आर्म्ड फोर्सेस की मेरे पास थी हम्म। और जो आर्म फोर्सेस ने मुझे सिखाया वही चीज मैं अपने यूथ को दे रहा हूँ। आई जॉइन द आर्म फोर्सेस एट 17 ईयर्स। आप ऑफिसर से डायरेक्ट नहीं हुए? ना, मैं तो एज ए जवान भर्ती हुआ, एज अच्छा। एन अप्रेंटिस भर्ती हुआ मैं। और Okay. आर्मी ज्वाइन करने के बाद सीखा बहुत तेज, सीडीएस क्रैक किया, लेकिन पहली बार मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। जो आदमी सिलेक्शन बोर्ड का प्रेसिडेंट बना बाद, हाँ। सिलेक्शन बोर्ड का कमांडेंट बना, हम्म। इंटरव्यूइंग ऑफिसर बना, वही पहली बार एसएसबी में फेल। कि कुछ ऐसी स्टोरीज होंगी जिसमें आप लोगों ने एक्चुअल में टेररिस्ट को मारे होंगे। ओ माय गॉड, देखो आप इन्फेंट्री ऑफिसर से ये बात कह रहे हो। एक पोस्टिंग मेरी श्रीलंका में हुई है, ऑपरेशन पावर। सबसे पहला इनकाउंटर मेरा, मैं आई कांट फॉरगेट दिस डे। फिर हमने आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। कैसे हो सर आप? थैंक यू। इन फैक्ट आई वाज लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सिंस लॉन्ग। ओके। या वी हैड द लास्ट मीटिंग वाज टू गुड एंड ऑफ कोर्स उसी की वजह से मैं मोटिवेट होकर के आपने इस बार फिर आमंत्रित किया। अगेन मैं आपके पास बैठा हूँ। और सर कैसे आपका चल रहा है अभी राइट नाउ आफ्टर रिटायरमेंट? क्या है, कैसा है अभी? देख लो, पिछले तकरीबन 6.5 साल में हाँ। हजारों यूथ की किस्मत को बनाने में हमने एक बहुत बड़ा सहयोग दिया। ओके। ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंज और बहुत ही सेटिस्फैक्शन है। हम्म। जो एक्सपर्टीज आर्म्ड फोर्सेस की मेरे पास थी हम्म। और जो आर्म फोर्सेस ने मुझे सिखाया वही चीज मैं अपने यूथ को दे रहा हूँ। दैट्स वाई आप देखेंगे मेरी एकेडमी, हमारी एकेडमी जो है हमेशा भरी हुई रहती है नौजवानों से, जिनको हम एसएसबी के लिए गाइड करते हैं, आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनाने के लिए गाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, रिटन टेस्ट की कोचिंग कराते हैं उनको। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है? हाँ, मतलब एक विलेज बॉय कैसे आर्म फोर्स में घुसा, क्या किया, कैसे आपने? उस समय उतना दिमाग नहीं होता है कि लाइक चलो अभी के टाइम में करियर है, कुछ करना है, ये रहता है। उस समय तो लाइक पापा के साथ एग्रीकल्चर में लग जाओ या कुछ कर लो। फिर आपका आर्म फोर्स का कैसे हुआ? आई थिंक ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपने पूछा। और लेट मी टेल यू, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं सबसे ज्यादा दे चुका हूँ। आज से नहीं, जब से मैंने एकेडमी शुरू की, सभी कैंडिडेट्स को पता लगता है कि सर की जर्नी एक जवान से हुई है। बिकॉज आई जॉइन द आर्म फोर्सेस एट 17 ईयर्स। आप ऑफिसर से डायरेक्ट नहीं हुए? ना, मैं तो एज ए जवान भर्ती हुआ, मैं एज एन अच्छा। अप्रेंटिस भर्ती हुआ मैं वे बैक इन 77 इन द मंथ ऑफ सितंबर एट 17 ईयर्स 4 मंथ्स। 77? हाँ, आपकी एज क्या होगी लगभग हाँ, फिर? 17 ईयर्स 4 मंथ्स में मैंने ज्वाइन की। ओके। बिकॉज मैं गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी थी, आई थिंक, जिसकी वजह से मैं अफसर बना। बचपन से ही गांव का जो माहौल था वो फौजी टाइप का था। उत्तराखंड का माहौल ही फौजी है। हर घर से हर नौजवान फौज ज्वाइन करना चाहता है। तो अभी बड़े बुजुर्ग बात करते रहते थे, मैं सुनता रहता था, गांव में ही पढ़ा मैंने तो, कि भैया हमारे गांव में तो काफी फौजी हैं लेकिन कोई ऑफिसर नहीं बना। तो मैं उसमें कक्षा 3 में था और ये मेरी दिल में बात बैठी। तो मैंने कहा ऑफिसर क्या होता है, वो गौरव, थोड़ी इस ढंग की क्यूरोसिटी हुई। और एक कंबाइंड जॉइंट फैमिली जिसमें हम, मेरे फादर के 4 भाई, 8 ब्रदर्स और 14 बहनें थे हम। बहुत बड़ी फैमिली है। हाँ, इट वाज ए लार्ज फैमिली। एज आई ग्रू, अभी तो ऐसी फैमिली दिखेगी भी नहीं। उस समय ऐसा होता था। उसमें जो है एक कंबाइंड लार्ज फैमिली होती थी। कुछ शहर में थे उसमें, वहां भी पढ़ रहे थे, कुछ और जगह भी थे, लेकिन कुछ लोग गांव में भी थे। तो 5 तक मैंने गांव में पढ़ा। कंबाइंड फैमिली के कुछ अच्छे लेसन्स भी होते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है उन गांव की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं कक्षा 6 में गवर्नमेंट स्कूल, पहली बार मुझे एक अच्छा स्कूल मिला, वो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। तो वहाँ मैंने गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई की और वहीं से धीरे धीरे अंत में आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी की। और बिकॉज एज एन ऑफिसर तो जा नहीं सकता था, मुझे पता था, ये सपना था। जब मैंने एनडीए का एग्जाम दिया, मुझे एक भी सवाल नहीं आता था उसमें से, टू बी ऑनेस्ट। जब पहली बार मैंने एनडीए का एग्जाम देने गया और मैं वो अंग्रेजी का पेपर ही नहीं समझ पाया मैं, तो ये दिल में एक वो थी, तमन्ना थी। तो इसीलिए मैंने आर्मी ज्वाइन की। और आर्मी ज्वाइन करने के बाद सीखा बहुत तेज। इतनी जल्दी अपनी जर्नी पूरी की कि मैंने 12th क्लास में फेल हो गया था। मैं फेल होने के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की। सो दैट वाज अ बिग
अभी तो लेकिन चेंज। अगर आपको एज अ सोल्जर भी जाना होगा तो भी लाइक 12th पास होना चाहिए ना? नॉट नेसेसरीली, हाँ, कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें आप ओके, 10th पास भी जा सकते हो। उस समय तो कुछ एंट्रीज ऐसी थी, हाँ। ट्रेड्समैन वगैरह जो थे 8th पास भी जाते थे। हाँ, तो उस समय तो आर्मी में हाँ, ज़रूरत थी। तो हम 12th पास करके गए हुँ, एज एन अप्रेंटिस, दैट इज कोर ऑफ ईएमई, एज ए टेक्निकल सोल्जर। हुँ, उसमें हुँ, आप 3 साल की ट्रेनिंग के बाद एक टेक्निकल सोल्जर बनते हो आप। ओके, तो वहाँ ज्वाइन किया मैंने, वो भी 12th में 1 साल फेल होने के बाद, फिर पास करने के बाद। और जब अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल का माहौल बहुत शानदार था। हुँ, इस स्कूल को जितना मैं क्रेडिट दूं वो कम है, और इस स्कूल ने इतने ज़्यादा अफसर प्रोड्यूस किए, आई जस्ट कांट टेल यू। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल जिसने मेरी ज़िंदगी बनाई, और वहाँ का माहौल जो था इतना शानदार था, स्पोर्ट्स गेम्स, और वहीं से मैंने प्राइवेट बीए किया, और वहीं से मैंने सीडीएस क्रैक किया। लेकिन पहली बार मैं इंटरव्यू में फेल हो गया एसएसबी में। आप क्यों भी फेल फेल हो हुआ? गए? तो ये एक जिंदगी की एक अजीब सी कहानी है। जो आदमी सिलेक्शन बोर्ड का प्रेसिडेंट बना, बाद में हाँ, सिलेक्शन बोर्ड का कमांडेंट बना, हुँ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर बना, वही पहली बार एसएसबी में फेल हो गया। वो ओके, क्यों फेल हुआ मुझे पता है, कि क्योंकि मुझे अंग्रेजी बोलना बिल्कुल नहीं आता था, एक शब्द एक लाइन नहीं बोल पाता था मैं। अच्छा, तो लेकिन बाकी मैंने प्राइवेटली बीए किया, स्पोर्ट्स गेम्स में बहुत अच्छा काम किया। हुँ, आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेटिंग इन हिंदी, एंड ये मैंने लेसन सीखा जब मैं 1979 में इलाहाबाद में इंटरव्यू के लिए गया, हुँ, 11 एसएसबी में फेल होके आया। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, यार क्यों फेल हुआ मैं। और ओके। थैंक गॉड एक जीटीओ थे, उनसे मैं समहाउ 2-4 मिनट के लिए मिला। लेकिन एसएसबी में हम जानते हैं कि जितना भी लाइक ऑफिसर्स के बाद हम मिल ही नहीं सकते उनसे। लाइक हाँ, मतलब ये होता है ना कि लाइक आपका टेस्ट चल रहा है, टेस्ट के टाइम उनको देख सकते हैं या जो भी ये कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कभी मिलते ही नहीं है वो। आपको नहीं, मिल गए? यू आर राइट। ये जो थे, देखो भोपाल में अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल भोपाल एसएसबी के बिल्कुल बगल में है। अच्छा, उनका लड़का, मैं फुटबॉल खेलता अच्छा था, मैं स्पोर्ट्समैन अच्छा था। हुँ, उनका लड़का मेरे साथ, मैं फुटबॉल सिखाता था उसको। तो फुटबॉल सिखाने के बाद मैंने बोला, तुम्हारे फादर क्या हैं? बोलता है, मेरे को थोड़ा बहुत पता ही था। उन्होंने बोला, साहब वो जीटीओ हैं, इधर ही भोपाल एसएसबी में। मैंने कहा, मैं उनसे 5 मिनट मिल सकता हूँ? मेरा आप कोई टाका ऐसा, लगा रहे थे हाँ उधर ही। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो मैं जानना चाह रहा था मैं फेल क्यों हुआ। अच्छा, और जब उन्होंने बात की, एक सेंटेंस जो उन्होंने बोला जो मेरे दिल में बैठ गया, हुँ, और वो सेंटेंस वास्तव में जिसने मेरी जिंदगी बनाई। और उन्होंने बोला, जब मेरी कहानी सुनी उन्होंने 10 मिनट के अंदर, मैंने कहा, मैं पूरा हिंदी में बोला, लेकिन बड़े जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोला। मैंने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, मैंने लेक्चरेट हिंदी में दिया। तो उन्होंने बोला, भाखनी, इफ यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, हेवन द गॉड कैन नॉट हेल्प यू। यू ओके, ये सेंटेंस जो था, हुँ, जिसने मेरी लाइफ चेंज की, मैं समझा अंग्रेजी का महत्व। और तब से मैं अंग्रेजी से जो हेट थी मेरे दिल में, हुँ, मैं कभी अंग्रेजी पसंद नहीं करता था, वो हेट मेरा लव में ट्रांसफॉर्म हो गया। और तब से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश में बोलना शुरू किया, और वास्तव में बहुत तगड़ी हिम्मत की। और कैन यू बिलीव इट, 5 महीने के बाद मेरा दूसरा एसएसबी आया बेंगलोर में, अच्छा, जिसका बाद में मैं इंटरव्यूइंग कमांडर, ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड कमांडेंट बना। हाँ, और बहुत ही शानदार इंटरव्यू हुआ। मेरा इंटरव्यू डिप्टी प्रेसिडेंट ने लिया था, और वो उनने मेरे को एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। मेरे को आभास हुआ शायद मैं पास हो गया। उन्हें भाको नहीं, आई कैन सी योर बायोडाटा, आप जो है गांव के रहने वाले हो, हुँ, और गांव में ही आपने पढ़ा है, और आप एज ए जवान ज्वाइन किया, और मैं देख रहा हूँ कि एज ए जवान ओनली आपने जो है बीए पास किया, हुँ, और आप सीधे इधर एसएसबी में। इतना टाइम कैसे मिला आपको, और ये अंग्रेजी कैसे सीखी? जब ये बोला, मैंने इसका जवाब दिया, मैंने कहा, सर थोड़ा मेहनत की मैंने, मैं स्पोर्ट्समैन था तो मेरे को टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, इसलिए प्राइवेट मैंने बीए भी किया, लेकिन जैसे तैसे पास हो गया मैं, और साथ में मैंने ये भी क्रैक किया। तो ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय मी, उसने कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे ये। तो अच्छा, मेरे दिल में उसी समय, और मेरा टेस्ट अच्छा जा रहा था, हुँ। आभास हो गया कि मैं पास होऊंगा, और रिजल्ट आया तो मैं पास था। ये तो लेकिन आपके ऑफिसर बनने का ये था, राइट? या लेकिन जब, आपने बोले थे जवान से। हाँ, तो हाँ, मैं उस समय जवान था जब ये अच्छा, हो रहा था ना। हाँ, भोपाल में मैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल में जो जवान एज एन अप्रेंटिस था।
अच्छा, लोवेस्ट रैंक इन द आर्म्ड फोर्सेज, जिसको जवान भी नहीं बोलते हैं, रिक्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्रूट। रिक्रूट, ओके। मतलब अप्रेंटिस मीन्स रिक्रूट था मैं। मतलब वो जवान बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। हाँ, तो वह नहीं बनेगा अंत में। हाँ, हम टेक्निकल जवान बनेंगे, मतलब सोल्जर बनेंगे, हाँ। जो एक ही जवान मतलब नहीं हम। कुछ खराब हो जाए तो उसको ठीक करना या ये सब, हाँ, वो सब। एग्जैक्टली। जैसे कोई ज्यादातर जो है टैंक्स को रिपेयर करना, हाँ, व्हीकल्स को रिपेयर करना, हुँ, तो एज ए इलेक्ट्रिशियन, एज ए व्हीकल मैकेनिक, एज ए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, तो इस ढंग के आपको वो मिलते थे। लेकिन जब तक मैं वहां से पास आउट होता, मैं हुँ, पास आउट वहां से नहीं हुआ। इमेजिन, ये एक चीज मैंने देखी जिंदगी में, जो मांगो आपको मिल जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब वहां मैं प्रे करता था कि यहाँ मैं आया हूँ ट्रेनिंग के लिए 3 हुँ, साल की, लेकिन मैं यहाँ से पास आउट नहीं होऊंगा। बड़ी अजीब सी बात थी। मेरा दोस्त एक था, अच्छा, भजन सिंह बिष्ट, तो वो बड़ी मेरी बातों को देख के हंसता था। हम कभी कभी ओपन एयर थिएटर में कभी ऐसी गपशप मारते थे। हुँ, मैंने कहा, भजन सिंह आए इधर हैं, हुँ, लेकिन पास आउट आईएमए से होना है। वो मेरे को देख के हंसता था। वो ही कुड नेवर बिलीव इट, ओके, एंड एग्जैक्टली यही हुआ। इमेजिन, वहां से मैं सीधे आईएमए गया और मैंने बोला था मैं पास आउट नहीं हूंगा। कैन यू बिलीव इट, आई वाज सो वीक in the subject which were being taught there. I did not know इंग्लिश, anything because I was either in sports, studies, SSB preparation. और वहीं से मैं 2.5 साल के अंदर निकल गया वहां से। 3 साल की ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाया, पास ओके, आउट नहीं हुआ वहां से। हाँ, हाँ। पास आउट आईएमए से हुआ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो फिर आप बीए भी उस समय अलग से कर रहे थे, मिलिट्री में रह के भी आप अलग से बीए भी कर रहे थे? ये भी ऐसी कहानी है, अब क्या बताऊं मैं। हाँ, इमेजिन, उस ट्रेनिंग में आपको कोई टाइम ही नहीं मिलता है। के बावजूद भी, प्लस देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, उसके बावजूद भी मैंने प्राइवेट बीए का एग्जाम दिया, बिकॉज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये कहावत बिल्कुल सही है। हुँ, और मैं शाम को 1-1.5 घंटा जरूर पढ़ता था, जब भी टाइम मिलेगा। थोड़ा मैं स्पोर्ट्समैन होने की वजह से, मैं एथलेटिक्स में था, फुटबॉल में था, सारे गेम खेलता था, हुँ, तो उसकी वजह से मुझे टाइम मिलता था स्पोर्ट्स के नाम से। और कुछ नहीं हुआ तो मैं डिबेटिंग कंपटीशन में भाग लिया वहाँ पहली अच्छा, बार, और हुँ, वहाँ भी फर्स्ट प्राइज मिला मुझे। तो जब ये चीजें हुई तो इसकी वजह से मुझे टाइम मिलने लगी। हुँ, तो और वो टाइम की वजह से आई कुड डू बीए एंड प्रिपेयर फॉर एसएसबी। सो इसीलिए जो है, ये एक मेरे जो जितने भी ट्रेनी कैंडिडेट्स हैं, वो हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं, खासतौर पर जो आर्मी के जवान होते हैं। बोलो सर, आपने कैसे हो गया ये? मैंने कहा, तुम्हारा भी हो सकता है, ऐसे कौन सी बड़ी बात है? इतने लोग एज ए सोल्जर ऑफिसर बनते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें? आप ऐसा चाहोगे, सोचोगे और एक्शन करोगे, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। कौन सी बड़ी बात है? तो यही मेरा उनको संदेश रहता है। इससे वो काफ़ी मोटिवेट होते हैं और हुँ, काफ़ी सीखते हैं। अच्छा है। फिर आप ऑफ़िसर के बाद फिर लाइक पीछे देखा नहीं कभी? गॉड्स ग्रेस, उसके बाद मैंने जॉइन की अपनी फेवरेट रेजिमेंट, जिसका मैं सपना देखता था और हमेशा इमेजिन करता था कंधे में मेरे वही स्टार हूँ। ओके, डोगरा रेजिमेंट मैंने जॉइन की और तो पास आउट हुआ मैं 19 दिसंबर 1981 को, और मैंने सीधे 77 से हाँ, एंटर किए और 81 में 81 में मैं ओके, सीधे ऑफिसर ही बन गया वहां से। ओके, मतलब अगर मैं एनडीए में भी जाता फिर भी तभी पास आउट होना था। हाँ, मैं 21 साल 5 महीने में मैं पास आउट हो गया। हुँ, 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 हाँ, तो ये एक अच्छी वो रही, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। आर्मी भी ज्वाइन की, एज ए जवान एक्सपीरियंस भी लिया, हुँ, और उसी के बावजूद मैंने जो है, और मेरे को पे भी मिलती थी। आईएमए में आई आई वाज ओनली जीसी, जेंटलमैन कैडेट, हुँ, जिसको जीसी मतलब जेंटलमैन कैडेट, जो वहाँ ट्रेनिंग करता है, जिसको तनख्वाह मिलती थी। आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, आई यूज्ड टू गेट माय पे एज ए जेंटलमैन कैडेट, मतलब हाँ, एज ए ट्रेनिंग, हुँ, और you get your money also. So that is what I wanted, because I could never depend on my family. And इतना ही काफी था। इनफैक्ट, क्यों मैंने आर्मी ज्वाइन की? टू सपोर्ट माय फैमिली। फादर अच्छा, मेरे रिटायर हो चुके थे, फैमिली बहुत बड़ी थी, सिस्टर्स की मैरिज होनी थी, ब्रदर्स कोई नौकरी में था नहीं, तो अंत में और कोई तरीका नहीं था। तो मैंने कहा कि ये वक्त है, समय की पुकार है कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ, घर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैं एक एक पैसा जो है घर को भेजता था, अच्छा, सब जो है, एंड दैट गेव मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर माय फैमिली। तो फैमिली वाज आल्सो हैप्पी। लेकिन जब मैं आईएमए की प्रिपरेशन कर रहा था, देखिए ये एक सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जिसको मैं कहता हूँ अपनी लाइफ का। 1 साल के बाद मुझे छुट्टी मिली, लेकिन मेरी आईएमए की प्रिपरेशन चल रही थी, और
प्राइवेट बीए का एग्जाम चल रहा था। घर की बहुत याद आ रही थी। मैं आखिर में 18.5 साल 19 साल का था, हुँ, तो मैं छुट्टी नहीं गया। उसके बावजूद भी मेरे घर वाले भी वेट करते रहे, उनको बोला था मैं आऊँगा। तो मैंने कहा एग्ज़ाम, कैरियर इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम क्रैक किया। उसके बाद थोड़े दिन बच गए थे, बाद में फिर मैं गाँव में गया। थोड़ा-सा खटाखट एकदम मिल करके फिर वापस आ गया। तो थोड़ा सैक्रिफाइसेस करनी टाइम पड़ती उस समय लाइक अभी की तरह ट्रेन या उस समय ये नहीं प्लेन्स वगैरह रहते नहीं थे, तो भी जर्नी बहुत लॉन्ग हो जाती थी आपकी? डेफ़िनेटली भैया, पहली बार प्लेन तो एज़ एन ऑफिसर बैठे हम, एज़ अ मेजर, ओके, एज़ अ कैप्टन भी नहीं, मेजर में। एज़ अ मेजर। तो एज़ अ कर्नल फिर हमें आर्मी में ही हेलीकॉप्टर में बैठने का चांस मिला। ओके, एज़ अ ब्रिगेडियर जनरल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं फिर। डायरेक्ट कॉल करो, डायरेक्ट आ जाता है। हाँ, तो एज़ अ जीओसी देयर वाज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू हैव हेलीकॉप्टर रेडी हुँ, everywhere because we had a flight of helicopters under command, because I हुँ। commanded a very very important division which was a kind of reserve division and ये which was directly आपके under the पास अंडर कंट्रोल में रहती है, हाँ कभी एक भी आप जा सकते हैं? सबका नहीं होता, कुछ जो है हमारी मतलब सारे जर्नल्स का होता है या फिर ना कमांडेंट का ना होता है, कैसे? ये होता है कुछ कोर कमांडर्स का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ओके, लेकिन सर्टेन डिवीजन कमांडर्स जो हैं, जैसे हाँ, वी वेर अंडर डायरेक्टली अंडर द कमांड, तो वी हैड ए फ्लाइट ओके, ऑफ हेलीकॉप्टर्स अंडर कमांड। तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप नहीं भी हो, अगर आप हुँ, जीओसी ऑफ ए डिवीजन हो, हुँ, आप रिक्वेस्ट भेजोगे, आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा। ऐसी बात अच्छा, नहीं, देयर शुड बी रिक्वायरमेंट, दैट्स ऑल। हुँ, तो मेरा तो पूरा उत्तराखंड ही उसी डिवीजन के अंडर में था और पार्ट ऑफ द यूपी उसके अंडर में था, राइट अप टू हुँ, लखनऊ। तो अच्छा, पूरा उत्तराखंड में जा ही नहीं सकता हूँ नहीं तो। तो हुँ, हर जगह मैं हेलीकॉप्टर से ही जाता था। तो अच्छा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आपका जब आप आर्मी में आए, लाइफ कैसे चेंज हुई? मतलब आर्मी में आपने क्या-क्या, हम लोग के एक सिविलियन के पर्सपेक्टिव से आर्मी में मतलब शूट डाउन्स ये वो बहुत कुछ होता है, लेकिन एक्चुअल आर्मी का हमें पता नहीं होता है। तो इंटरनल जब आप आर्मी जॉइन किए, तब आपका देखने का तरीका, आपके आर्मी के लाइफ़स्टाइल क्या-क्या चेंज हुए और आपने क्या-क्या ऐसा किया जो हम लोगों को पसंद है? लाइक पसंद नहीं, मतलब हम लोग सोचते हैं कि आर्मी बॉर्डर्स पे रहती है या फिर टेररिस्ट को मारती है, ये करती है। तो आपका क्या तरीका था उस समय? डे वन से जैसे ही मैंने आर्मी ज्वाइन की, एबन ट्रेनिंग जो रिक्रूटिंग की ट्रेनिंग थी, हुँ, एवरी डे आई एंजॉयड बिकॉज इट वाज लाइक ए लॉन्ग ड्रीम, चेरिश ड्रीम विच वाज फुलफिल्ड। तो आर्मी का एबन कोई भी दिन मेरे लिए कभी ऐसा नहीं, कोई दिन कह सकता हूँ कि मैंने शायद गलती की हो। मतलब अच्छा। इट वाज ए ग्रेट जर्नी। उसके बाद जब मैं आईएमए से पास आउट हुआ, मैंने इन्फेंट्री सेलेक्ट की अपने लिए, बिकॉज मुझे फाइटिंग, वॉर, ये चीज़ें मैंने बचपन से पढ़ी थी और मेरा सपना था एक बार मैं भी वॉर लड़ूंगा। और वो सपना मेरा बाद में पूरा हुआ और यही इंसर्जेंसी, इनमें पार्टिसिपेट करने का बड़ा शौक था। तो एक एक दिन बहुत ही शानदार, बहुत ही सुनहरा, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक गलत पेशे में हूँ, गलत जगह में हूँ। एवरी डे वॉज ए न्यू डे। एंड लेट मी टेल यू दिस, एवन आई से मैं रिटायर हो गया हूँ, अगर हुँ, मेरे को बोलते हैं फ्री में आर्मी में सर्विस करते रहो तुम, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। ओके। See this, what else do you want? Such a great adventurous life, such a good routine, a job which you love, which you have passion for. आपकी कुछ ऐसी स्टोरीज़ होंगी जिसमें आप लोगों ने एक्चुअल में टेररिस्ट को मारे होंगे? Oh my God! देखो, आप इन्फेंट्री ऑफिसर से ये बात कह रहे हो, हाँ, ऐसे वही पूछ रहा हूँ। ऐसे ऑफिसर से ये बात कर रहे हो जिसकी 6 पोस्टिंग है जेएनके में हुई हैं 6 और पोस्टिंग? एक एक पोस्टिंग पोस्टिंग 3 साल की होती है, करेक्ट? जरूरी नहीं है, ये ओके। डिपेंड करता है। हुँ, तो कोई कम भी होती है, कोई ज्यादा भी होती हैं। हुँ, एक पोस्टिंग मेरी श्रीलंका में हुई है, ऑपरेशन पावन में। तो आप ओके, सोचो जरा, तो मेरा जो है पूरी लाइफ ही गोलियों के बीच में, फॉर दैट मैटर एनी इन्फेंट्री ऑफिसर ड्यूरिंग in the last 20 years whoever हुँ, has served in JNK हुँ, हुँ, and who have participated in Operation Pawan, he would have come under fire a number of times. मेरे लिए तो ये एक लॉन्ग चेरिश ड्रीम था। अच्छा, जब मैं पीस लाई 81 में मैं कमीशन हुआ, मुझे कोई मौका ही नहीं मिला। मैं पठानकोट में सर्विस किया, जम्मू में सर्विस किया, लेकिन मुझे आगे कभी मौका नहीं मिला। तो फिर अंत में मैंने आर्म फोर्सेस के आर्मी हेडक्वार्टर को मेरी पोस्टिंग ड्यू थी अच्छा, इन 1988। आई नो कि एज ए कैप्टन आई हैव टू नाउ आई विल गो इन स्टाफ पोस्टिंग। 7-8 साल हो गए थे मुझे।
तो मैंने आई वॉलंटियर्ड फॉर श्रीलंका. आई रोट ए लेट रिक्वेस्ट लेटर फॉर एमएस ब्रांच, रिक्वेस्टेड माय सीनियर्स कि भैया कैन आई बी पोस्टेड टू श्रीलंका एंड सी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे अगेन, गॉड हेल्प्स यू. यहाँ लोग श्रीलंका से परेशान थे, यहाँ मैं जो है श्रीलंका के लिए वॉलंटियर चिट्ठी लिख रहा था. अच्छा. तो और मेरी पोस्टिंग श्रीलंका में आ गई और मैं श्रीलंका के सबसे भयंकर एरिया जिसको बोलते हैं जाफना, अगर आप श्रीलंका हिस्ट्री पढ़ोगे, एवरीथिंग हैपेंड इन जाफना. जाफना की जो है जो डिवीजन थी, उसी डिवीजन की एक ब्रिगेड है जो कि पलाई में ब्रिगेड थी. उस ब्रिगेड में मैं एज ए GSU 3 पोस्ट हुआ और वहाँ मैंने राइट टिल IPKF केम बैक सर्व किया. तो ये एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा श्रीलंका. और श्रीलंका से वापस आने के बाद फिर तो उसके बाद लगातार JNK में मैंने सर्व की. कंपनी कमांड JNK में की, बटालियन कमांड JNK में की और ब्रिगेड कमांड JNK में की. और डिवीजन कमांडर में ऐसे डिवीजन का कमांडर बना जिसका रोल, ऑपरेशनल रोल भी JNK में था. तो JNK जाने का तो ऐसा चांस मिलता रहा कि अंत में माय चिल्ड्रन स्टडीड इन JNK जम्मू एंड माय सन मैरिड टू ए गर्ल ऑफ द JNK. तो यू कैन इमेजिन, जम्मू एंड कश्मीर से मेरा इतना प्यार है, खास तौर पर जम्मू से. सब कुछ वहीं, मेरा जिंदगी की असली दिन जो है जम्मू और JNK. अभी का जम्मू ही है या फिर लाइक अभी चेंज हो गया ना कुछ? तो लद्दाख, कश्मीर एंड जम्मू डिफरेंट हो गए ना? ये हो गए हैं. देखो, फ्रॉम द मिलिट्री एंगल जम्मू वाज ऑलवेज गुड. छिटपुट मिलिटेंसी थी उधर जम्मू में, बॉर्डर एरिया में. इन्फिल्ट्रेशन के लिए पाकिस्तानी यूज करते थे उसको. अच्छा. जस्ट, लेकिन जम्मू में कोई ऐसे टेररिस्ट घटनाएं बहुत कम, नेग्लिजिबल हुई हैं. आप अगर कठुआ, जम्मू, अखनूर, लेकिन अखनूर से आगे जो है जैसे रजौरी, पूंछ, JNK, इस एरिया में, कटरा में भी लगभग थोड़ा बहुत होता रहता है. कटरा जो है थोड़ा इंटीरियर में आ गया, वो न्यूज में आ गया. बिकॉज कटरा में मिलिटेंट्स इसलिए आते हैं बिकॉज वहाँ लोग देवी के दर्शन करने बहुत भीड़ जाती है, तो उसको सिक्योरिटी देना बड़ा मुश्किल होता है. छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन इस एरिया में the locals are supportive to the armed forces. Okay. तो they cannot survive for long. छिटपुट घटनाएं हो जाएंगी अखनूर, जम्मू में, लेकिन मिलिटेंट्स टिक नहीं सकते हैं. लोकल सपोर्ट इज कंप्लीटली मिसिंग. अच्छा. तो अभी तो वैली से भी लोकल सपोर्ट उनका गायब हो गया. अभी तो वैली के लोग, अभी तो लोकल सपोर्ट तो जा चुका है. हाँ, कोई उनका इतना ये नहीं है, या बहुत ही नेग्लिजिबल कह लो आप. लेकिन जो पहले था वो आ रहा हूँ. आपने ये बात मैंने ही नहीं, कई लोगों ने कह दी. एवन मेरे ख्याल से हमारे होम मिनिस्टर ने, एवन इस ढंग के मैसेजेस जो है फ्रॉम द हाईएस्ट पीपल बी हियर, वो दिन दूर नहीं. और मेरे को भी एक गट फीलिंग है, और वी कैन सी दिस, द पीपल ऑफ POK एक वक्त ऐसा आने वाला है, वहाँ के लोग रिवोल्ट करने वाले हैं. वो तो अभी भी चल रहा है रिवोल्यूशन. वो रिवोल्ट इतना भयंकर करने वाले हैं कि दे विल मर्ज विथ इंडिया. इंडिया का बॉर्डर जो है वो क्रॉस करके जो है दे वुड लाइक टू मर्ज विथ इट. एंड लेकिन लोगों का मर्ज होना और हमारा मतलब POK को लेना, द टोटल डिफरेंट नहीं है. पाकिस्तान विल बी फोर्स, विल हैव नो चॉइस. देखो ना, अगर वो फोर्सफुली उसको कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान से एग्जिस्टेंस विल बी इन डेंजर. दे विल हैव नो चॉइस. ये चीजें ऐसे डेवलप होने वाली हैं. भैया लोग का बांग्लादेश में क्या हुआ देखिए, बांग्लादेश में बहुत बुरा हालत हो गया. थिंग मे हैपन इन दिस प्लेस इन फेवर ऑफ इंडिया. एंड आई थिंक द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन, द पीपल ऑफ वैली आल्सो हैव गॉट द राइट काइंड ऑफ मैसेज. दे सेड कि भैया देयर फेट इज विथ इंडिया. इतनी शानदार इकोनॉमी, इतना शानदार प्रोटेक्शन उनको जो है. एक इंडिया ही एक ऐसा कंट्री जहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी भी ढंग का. लोगों ने भेदभाव क्रिएट कर दिया है, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है इंडिया में. तो अंत में दे विल रियलाइज दिस एंड merge with India. The day is not far. We don't have to struggle too much for it. Things are going to happen. We have to just create the situation, that's all. JNK में जब आप थे तब आपने मिलिटेंट्स को मार गिराया था या क्या किया था? सबसे पहला इनकाउंटर मेरा, मैं आई कांट फॉरगेट दिस डे, ये हुआ था श्रीलंका में. I remember that night, In fact, on 29th of May, we had a kind of get together in the mess because we had a para commando, 10 para commando की कंपनी भी हमारे साथ थी इन पलाई में, इन ब्रिगेड हेडक्वार्टर के साथ रहती थी. I still remember the very
good, strong company commander as in his 2IC, Major Shaktawat, and the young captain, very very bold and very audacious. So हमारे साथ रहते थे, तो ये मुझे पता था ये रात को, क्योंकि ये प्लानिंग में हम इन्वॉल्व होते हैं, द BM and the G3. So Okay. we were involved till in the night. After plan, they said that they will leave at around 1 o'clock, 2 o'clock in the night. So a huge operation was done in that area. I still remember that area is called Tena Marachi area, Bada Marachi, Tena Marachi area. So in that area, this operation was planned. And when they raided that area in the early in the morning, because I used to monitor the communication at G3 and give inputs to BM and of course the commander. And these militants who were having a kind of conference, they ran helter-skelter at morning around 5:36. The moment उन्हें घेरा वो जगह को, along with our units. So, and the 10 para commando company, full unit was involved. I still remember 7 Rajputana rifles was also involved in that. And one side was 21 Punjab and this para commando company. So, वो घेर दिया था, firing start हुई. These people ran from there early in the morning at 5:30. So we got a message that we have to lay a block towards the brigade headquarters. So anyway, in the morning, I immediately took a decision. BM told me to move along with my QRT, quick reaction team, जो है brigade headquarters की, ले करके we laid a cordon. We took a man. In fact, as a G3, you don't go very frequently out. So I took a guide. I just saw a man who was little suspicious right in the morning. So I took him along. You take us, we had an interpreter also who could speak Tamil. तो उसने मैंने कहा बात करो, इसका रास्ता पूछो. और वो हमने लैगून के पास अपना एक ब्लॉक लगाना है, पार से लोग आ रहे हैं. मैंने कहा ये गाइड ठीक रहेगा. तो एनीवे हम गए और वो गाइड देखो हमारी किस्मत अच्छी रही. वो गाइड ने एक पेड़ में देखा, मेरे साथ चल रहा था गाइड, और वो पेड़ में समथिंग मूव्ड एंड आई कुड सी लुंगी फ्लाइंग इन द ट्री एंड मेरे पास कार्बाइन थी. आई एम्ड एट एंड लेट आउट ए बस्ट. 10-12 गोलियां गिरी तो एक आदमी नीचे गिरा. वी कुड सी वो आदमी चिल्लाने लग गया, जो हमारे साथ सिविलियन था ना, अपनी तमिल में जोर से चिल्लाने लग गया. और वो इंटरप्रेटर्स को पूछा मैंने क्या हुआ ये, तो तब तक एक आदमी गिरा. और उसके बाद फिर भी वहां से दे थ्रू वन गाय थ्रू ए ग्रेनेड. बाद में पता चला ग्रेनेड है, हमें उसमें पता नहीं चला, पत्थर लग रहा था. देखा तो क्या. तो फिर देन अनदर बस्ट आई लेट गो. और क्योंकि मैं नहीं देखा उनको, नॉट दैट कि आई एम टू ब्रेव, ऐसा कुछ नहीं, बट देयर वाज नो वन अराउंड. माय पीपल वेर इन द कॉर्डन दिस साइड एंड दिस इज हैपनिंग, जस्ट 3 of us एंड अनदर बस्ट. द सेकंड बॉडी फेल डाउन. और फिर हमने थोड़ा आगे देखा, उन्होंने बोला साहब ग्रेनेड. थैंक गॉड दैट मैन कुडंट टेक आउट द पिन ऑफ द ग्रेनेड. पिन निकाल नहीं पाया, वो पिन के साथ ही ग्रेनेड था वो. तो एंड द बेस्ट पार्ट वाज 30th को मॉर्निंग हुआ है करीब 9 बजे, 8:39 o'clock. एंड 30th को शाम को मेरे को मैसेज आया, वो दोनों डेड बॉडीज हमने फिर गांव वालों के थ्रू पीछे भेज दी. अच्छा. एंड दे रिकॉग्नाइज, कैन यू बिलीव, आई स्टिल रिमेंबर the chap came out to be the leader of that area. His name was Sulakshan, I still remember. 30th May 1989, the top leader of that area got killed. Who was Sulakshan? And along with his bodyguard, Ashokan. Look at this. It is just a बॉडीगार्ड और बंदा दोनों मर गए. बॉडीगार्ड और लीडर. उन्होंने बोला सर आप बाहर जाया करिए खूब, क्योंकि देखो पहली बार गए आपने लीडर को ही ठोक दिया. मैंने कहा देखो गॉड हैज बीन वेरी काइंड. एंड नॉट ओनली दैट, सी दिस वाज अ ग्रेट लक. 31st morning again we went northwards along the lagoon. Other side was that area where the operation was going on, and on the far side of that was the sea. So we went along with the lagoon, and we were to lay another cordon next morning, 31st May. And we saw 3 people coming with arms. We could see lungi. They just crossed early in the morning again, 31st morning. Oh my God, I don't want to go into the detail. We tried our best. But somehow they managed to slip. We
couldn't get them. Lot of firing took place. One or two of them got injured also, because we were going parallel. They were coming like this. Unfortunately, one man who was in the tree, we also saw these people. He jumped from the tree to tell us, अरे भैया उसको जंप करने की जरूरत नहीं, वो थोड़ा घबरा भी गया, वो पता नहीं. And that gave this thing. So they ran. Once they ran, we ran after them, but we fired. A lot of rounds were fired. They also fired while running. And this exchange of fire took place for quite some time, but we couldn't get them. So later on, we got the radio messages. They escaped from the encounter. लेकिन श्रीलंका के साथ तो हमारी तो कोई ज्यादा दुश्मनी है नहीं, मतलब तो भी आप उधर कैसे गए? तो श्रीलंका के साथ उस समय भी दुश्मनी नहीं थी. उस समय भी देखो, श्रीलंकन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF गई थी. वो कहानी कुछ और है. वो उनके श्रीलंका के गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर हम गए थे, बिकॉज श्रीलंका वाज फाइटिंग वर्चुअली a war with LTT, Liberation Tigers of Tamil Eelam. प्रभाकरन was their boss. See this. So the प्रभाकरन की जो फौज थी, they turned against India obviously. They were against Sri Lanka. Once Sri Lanka invited IPKF, they started obviously fighting with us. And they were good fighters, highly motivated, let me tell you this. And it is difficult to get such kind of motivated fighters because they were young. और कैन यू बिलीव इट, उनकी एज होती थी 19, 20, 21, 22 साल. तो ये एज जो है बड़ी भयंकर होती है. इसमें आदमी परवाह नहीं करता कंसिक्वेंसेस. और दे वर टेक्निकली वेरी गुड. तो लॉट ऑफ आईडीज वी यूज्ड टू कॉल देम. सो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस. उन्हें इतने बम लगा दिए. तो सो मेनी सच इंसिडेंट्स आई हैव heard, I have seen, I just can't tell you. So that created a lot of damage in the IPKF. Okay, फिर उसके बाद आप JNK आए? उसके बाद वहाँ से उसके बाद फिर एक आध पोस्टिंग में ही और हुई. एक हिमाचल के बॉर्डर में भी, बिल्कुल विद द लद्दाख बॉर्डर. ओके, जिसको हम बोलते हैं लेप्चा शुगर सेक्टर एरिया. फिर उसके बाद फिर मैं स्टाफ कॉलेज के लिए गया. फिर स्टाफ कॉलेज के बाद फिर मैं गांधीनगर में आया. उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग 1994 से फिर दोबारा JNK का सफर शुरू हुआ. अच्छा. तो आई जॉइंड अगेन एज ए कंपनी कमांडर इन रजौरी एरिया, राइट एट द बॉर्डर. सो एंड अगेन आई वाज थ्रिल्ड बिकॉज वहाँ उन दिनों तो माय गॉड एवरी डे देयर इज टू बी फायरिंग. आजकल थैंक गॉड उतनी फायरिंग नहीं होती है. वहाँ फायरिंग वाज योर यूजुअल kind of incident because we had my post. मतलब हर रोज जैसे खाना नहीं खाओ वैसे फायरिंग के बिना कोई सोए नहीं. वैसा firing was a usual kind of affair. Civilians who used to come, they used to hear firing, they used to get shocked. For us it was a routine. वहाँ इंडियन क्रिकेट टीम जीते फायरिंग, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीते फायरिंग, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे फायरिंग, कुछ भी कोई इंसिडेंट कुछ भी हुआ तो फायरिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग. एनी मोमेंट यू सी फायरिंग. सो ये फायरिंग बहुत समय तो, बट द प्रोटेक्शन वाज सो गुड. द फायरिंग वाज मोर ऑफ ए डिटरेंट. इट विल नॉट डैमेज यू बिकॉज यू आर वेल प्रोटेक्टेड, बट यू गेट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ फायरिंग. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. वर्चुअली शायद ही कोई दिन ऐसा निकलेगा आपका जब फायरिंग ना हो किसी, मतलब शांत हो, ऐसा चांस ही नहीं है. अच्छा. और वहाँ पोस्टें कुछ हमारी ऐसी थी, वो माय गॉड, वर्चुअली आईबॉल टू आईबॉल बोलते हैं उसको. मतलब यहाँ हमारा बंकर की आंखें हैं और सामने उनका बंकर आपको दिखाई दे रहा है. हमारे मतलब फॉरवर्ड बंकर 100 मीटर या 200 मीटर के आसपास, बिल्कुल 100 मीटर्स, कहीं कहीं तो 100 मीटर से भी लेस है. तो इट वाज लाइक दिस, बिल्कुल सामने. आप यहाँ से देखोगे, आई रिमेम्बर वन पोस्ट वाज जस्ट 50 ऑड मीटर्स, मे बी इवन लेस देन दैट. तो ये कॉमन चीज़ है. वो फायर करेगा, उसकी वॉल में लगेगा, और ये फायर करेंगे उसके. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एम एट द होल ओनली, बट दे विल नॉट ऑलवेज बी लुकिंग एट यू. तो इस ढंग का माहौल वहाँ चलता रहता था, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं. तो वहाँ पे कुछ आपके इंटरजेंसी समथिंग कुछ हुआ? वहाँ कई घटनाएं हुई. वहाँ जो है सबसे मेमोरेबल घटना अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को बहुत ही सेटिस्फाइंग घटना है, क्योंकि हमारे 2-3 आदमी जब जवान फौज में
सेक्रीफाइस करता है, यू फील लाइक टेकिंग ए रिवेंज। हमारी बटालियन के 2 जवान मार दिए थे उन्होंने, और उसका जो है बदला लेने की मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश थी, और वो मौका मिला। उसमें पुलिस ने भी हमारी मदद की थोड़ा सा। एक बार उनका मैसेज आया कि आप आइए, ज़रा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। इमीडिएटली आई वेंट, बिकॉज माई सीओ दैट टाइम, ऑफिसिंग सीओ थे मेरे, उनने मेरे को भेजा और मेरी एसओचओ से मुलाकात हुई इन रजौरी में, नीचे ब्रिज के पास। एसओचओ एक आदमी को लाया था अपने साथ। उन्होंने बोला, साहब ये आदमी लाया हूँ, ये एक बहुत ही भयंकर मिलिटेंट लीडर जो कि पाकिस्तान में वापस जाना चाह रहा है। जो लाया था वो पाकिस्तान जाना चाह रहा वो जाना चाह रहा है, वो उसको आज रात को ये ले जाएगा बॉर्डर तक। है। अच्छा। तो मैंने कहा, पक्की खबर है? उन्होंने हाँ। तो पुलिस की जीप में वो बंदा बैठा था, उसका बंदे का नाम मेरे को अकबर बताया गया। मैं उससे मिला, मैंने कहा, उससे बातचीत की मैंने। ये सवेरे 10 बजे होंगे। उसने, मैंने कहा, आज रात की खबर पक्की है? उन्होंने हाँ साहब। मैंने कहा, देखो मौसम खराब है। उन्होंने कहा, मौसम खराब है तो उनके लिए और भी अच्छा है। तो मैंने छुप कहा सकते हैं, छुप के निकल सकते हैं। हाँ, मैंने कहा, कितना आदमी है? 3। तो मैंने कहा, कहाँ पर उनका? उन्होंने बोला, साहब मेरी लाइफ छोड़ दीजिए, कहा आप मेरे को, मैं पहले आऊँगा वहाँ पर। कुछ एरिया बताई उसने, और उस एरिया में पूरा, जब मैं वहाँ आऊँगा तो पहले आदमी को आपने बिल्कुल गोली नहीं चलानी है, और मैं फिर जो है उनको नदी क्रॉस कराऊँगा। नदी क्रॉस कराने के लिए वो पूरी प्लानिंग बनी। मैं टायर का ट्यूब लेके आ रहा हूँ, अच्छा। इस ढंग की चीज़ें उसने बताई। तो उसने बोला, और दूसरी चीज़ उसने प्रॉमिस कराया था, एसएचओ को भी बताया था कि साहब 4 लाख रुपए मांग रहा है। हमने कहा, हम दे देंगे। उस जमाने में 4 लाख रुपए मांग रहा था वो। मतलब कम से कम अभी तो हाँ 75 लाख जो क्या। भी था, हाँ। हाँ। लेकिन गॉड्स ग्रेस, इंडियन आर्मी में उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस फंड होता था, तो अच्छा। एमआई फंड होता था, हम दे भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने उसको प्रॉमिस किया, पुलिस से वादा के सामने हमने वादा किया उसको। हमने कहा, उसने बोला सबसे बड़ा लीडर ला रहा है, क्या नाम है उस लीडर का? उसने बोला, शेर खान। एनीवे, जब ये हुआ, उस रात हमने वहां घेरा डाला, ऊपर जंगल में जाकर के मेरे को वो जगह लेके गया, यहाँ पर मैं आऊंगा साहब, और यहाँ पर साहब पहले मैं आऊंगा, फिर मैं यहाँ से ट्यूब लेने जाऊंगा, और यहाँ ट्यूब मैंने छुपा रखी है, और ट्यूब लेकर के जब मैं वापस आऊंगा तब तक आप मार देना उनको। उससे पहले जो मेरी जिंदगी मत देना। वहीं का लोकल था। लेकिन अब क्या हुआ बाद में, उस दिन इतनी भयंकर, आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट वाज 26 अगस्त। मैं डेट बहुत कम भूलता हूँ। 26 अगस्त 1996, 26 अगस्त की रात थी वो। वो भयंकर तूफान, बारिश, ओ माय गॉड, वी हैड ए टफ टाइम इन द जंगल। इतना तूफान, हम, इनफैक्ट मैं अपनी पार्टी, सामने पार्टी थी, उस पार्टी के बीच में एक नाला आ गया। वो पार्टी इधर नहीं आ पाई। हम अच्छा। मिलिटेंट कहाँ आते? सवेरे तक हम बैठे रहे, मिलिटेंट का इंतजार करते रहे। फिर भी इमेजिन, ऐसे हालात में नहीं आए। अंत में सवेरे उजाला हो गया, 9 बजे हम वापस आए, और वहाँ जा कर के मैंने जवानों को अपने आराम किया। अल्फा कंपनी के ज़्यादा, मेरी कंपनी कमांडर जिसका था, ज़्यादा जवान थे वो। जब हम आराम किए, सडनली एट अराउंड 2 o'clock इन द आफ्टरनून, अगेन द एसएचओ ऑफ रजौरी रैंग मी अप कि साहब अकबर फिर आया है, आज 100% वो लोग आएंगे। कैन यू बिलीव इट? मैं दोबारा गया उधर रजौरी। वहाँ से मेरे को कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा का ड्राइव था। वहाँ पहुँचा, अकबर मिला मुझे। मैंने कहा, उसने बोला, सर आज मैं थोड़ा और नज़दीक, आपको बहुत अंदर जंगल में कल की तरह नहीं आना पड़ेगा। वो लोग थोड़ा और आगे आ चुके हैं, आज वो एक जगह में छुपा के आया हूँ मैं उनको। तो मैंने कहा, वो घर ही में घेर लें उनको? उसने बोला, सर वो बड़ा मुश्किल है, वो बहुत ही गुफा में है, तो वो जो वहाँ वो करना बड़ा मुश्किल होगा। और तो मैं, उसने बोला कि मैं एक दूसरी जगह, उसने नीचे, विच वॉज मच क्लोजर टू रजौरी, अच्छा। एक जंगल से यू कम इन द ओपन एरिया, एक फील्ड टाइप का था। उसने कहा, साहब मैं यहाँ पर आऊँगा। उसके सामने एक बुश थी, बुश में मैंने 2-3 अपने आदमी रखे। एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कुछ बंदे उस तरफ लगाए जैसा फौज में सिस्टम होता है, और वहाँ पर जो है कहीं बुश था ही नहीं, और नज़दीक, बिकॉज प्लेन फील्ड था। मैंने कहा, आर यू श्योर कि यहीं पर लाया? बोलो पक्का साहब, नीचे नदी है, रजौरी रिवर, उस रिवर को क्रॉस करवाना है। हाँ वो रिवर को क्रॉस कराना है मैंने।
तो अभी मेरे को ट्यूब ऊपर भी नहीं ले जाना है, मैं नीचे ले जाऊंगा, नदी के किनारे ही ट्यूब है, मैं बोलता हूँ बस। और एनीवेज टू कट द स्टोरी शॉर्ट, 27 अगस्त को रात के ठीक 12:10 पर मैं तैयार था और देखा कि मैंने कुछ परछाइयाँ देखी। रात में कैसे परछाई देख रही? हाँ, दिख जाती है चांदनी रात। अच्छा। अगस्त के महीने में थोड़ा चांदनी रहती है, मैं डिस्टिंक्टली। तो जैसी वो देखा 3 बंदों को, एक बंदा आगे गया तो हमने फायरिंग खोली वहीं पर से। मेरा एक हौलदार था मेरे साथ, LNG से फायर खोली, ठका ठक वो 3 मिलिटेंट गिरा दी वहीं पर। और बाद में पता लगा वही शेर खान था उनमें से एक। तो इट वाज ऑन 28 अगस्त, इट वाज अ बिग न्यूज अच्छा, कि शेर खान, मर गया। top militants which Pakistan was the area commander of Puch and Rajouri, has been eliminated on 28th August early in the morning. That was the news. So this is तो how पार्टी things हुई happen. होगी फिर? Obviously, तो ऐसे घटनाएं होती रहती हैं, we हाँ। enjoy. ऐसी कई घटनाएं आर्मी में होती रहती हैं। तो दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स गिव यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ कि मैंने बदला ले लिया। वो जो हमारे 2 जवान मारे थे उसने हमारे यूनिट के, तो जब तक वो बदला नहीं लेंगे हमारे जवान हम पर क्या भरोसा करेंगे। तो एज एन ऑफिसर यू हैव टू इंश्योर कि जो है हमने करना चाहिए, कभी हमने छोड़ा नहीं है। इसलिए कहीं भी इसके बाद भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग even this much of leverage to the militants. तो militants जहाँ भी हम गए उसके बाद मैंने बटालियन वहीं, बाद में मैं CO बना अगेन उसी एरिया में, और फिर कमांडर बना अगेन किश्तवाड़ एरिया, जो कंप्लीट मिलिटेंसी थी उस जमाने में उधर। अच्छा, तो अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो मिलिटेंसी कम हुई है या खत्म हुई है, कैसा है उस जगह का? जब से, एक बात बताऊं, पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। जब से आर्टिकल 370 हटाया, देयर इज अनडाउटेडली यू कैन कंपेयर मिलिटेंट्स। नहीं, अब हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन आप वहां पे रह के एज अ आर्मी पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं उसको? बिल्कुल कम हुई हैं, कोई शक नहीं। इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है, इंसिडेंट्स कम हुई हैं, एवन POK में उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एवन पाकिस्तान आर्मी भी जो है थोड़ा सा डरी हुई है, भैया देयर मे बी अनदर रिवेंज, अनदर ऑपरेशन बाय इंडियन आर्मी, वो घर में घुस के मारेंगे टाइप। वो पाकिस्तान के दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। एक बार हमने उड़ी अटैक के बाद किया था जैसा, तो उनको पता है वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट नाउ। सो ये पाकिस्तान जो है एक प्रिकॉशन जरूर रखता है। अभी आपने शेर खान के बाद और किस किस को मारा? ओ माय गॉड, फिर तो यही इंसिडेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद एक बहुत ही भयंकर ग्रुप था, कोबरा ग्रुप। अच्छा। और वो कोबरा ग्रुप जो था, वहीं उसी के बाद जब मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया था, मैं 2IC था। अच्छा। वहीं, और उसी में मुझे याद है कोबरा ग्रुप को हमने 1998 समवेयर इन जनवरी एलिमिनेट, जनवरी नहीं, फरवरी एंड में। बर्फ पिघल रही थी उसमें, पूरी तरह पिघली नहीं थी। फरवरी एंड में जो है हमने एक एरिया घेरा, हमने हमारी पलटन ने, हम दूर गए। हमारी पलटन उसमें वापस जम्मू जा रही थी। अच्छा। जम्मू जा रही थी फ्रॉम राजौरी। तो उस दौरान हमने एक ऑपरेशन किया, और इस बार हम ऐसी एरिया से उस एरिया को अप्रोच किया, जो एरिया था जहाँ से मिलिटेंट्स ने सोचा भी नहीं होगा कि हम ऊपर से आ सकते हैं, बर्फीले इलाके से नीचे आ सकते हैं, rather than going from down to up, मतलब or माउंटेन टू डाउन। तो that created that surprise. Oh my God, we surrounded that पूरा area, घेर लिया उनको अच्छे से। उसके बाद फायरिंग चलती रही। शाम तक हमने 4 मिलिटेंट मार दिए, और टॉप कोबरा ग्रुप था, आई स्टिल रिमेम्बर। और नेक्स्ट डे अगेन वी वेंट दैट एरिया। मतलब तो, ग्रुप का नाम कोबरा ग्रुप था। हाँ, उसके मिलिटेंट्स कहाँ के थे? मतलब सब पाकिस्तानी थे, सब के सब 5 मारे। मतलब नहीं, नॉर्मल पाकिस्तानी, लाइक नॉर्मल मिलिटेंट थे, या फिर लाइक कोई उनका सरदार या कोई वैसा था, क्या था? ना, उनका एक, उस ग्रुप का एक लीडर था, उसका नाम ही कोबरा था। कोबरा ग्रुप बोलते थे इसीलिए उसको। अच्छा। लीडर का नाम ही इस ढंग के नाम रख देते थे ये। तो वो जो था, अलोंग विद 5 मिलिटेंट्स, 5 AK-47, इनफ ऑफ अम्युनिशन, इतना सामान मिला। और लोकल्स ने जब उनकी बॉडी आइडेंटिफाई किया, हाँ साहब ये इसी में डेरा, पूरा जाड़ों में इधर ही रहते थे ये, और जो है पूरी उनकी शिनाख्त की उन्होंने,
और उनमें से एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। 4 पहले दिन मारे, फिर दोबारा दूसरे दिन गए हम। एक आदमी छुपा रहा खेतों में, उसको निकलने का, सुबेरे हमने फिर घेर दिया वो, और वो अंत में है उसने फायरिंग वायरिंग की, अंत में उसको भी ठोक दिया। तो 5 मिलिटेंट हमने फिर ये मारे। फिर उसके बाद जो है मेरी पोस्टिंग दिल्ली में आ गई। अच्छा। और दिल्ली में रहा मैं एज ए GSO-1 इन द आर्मी हेडक्वार्टर, GSO-1 लॉजिस्टिक्स। कर लो बात, वहां से मैं CO बन के गया वापस JNK में, फिर पोस्टिंग JNK में। और किस्मत पता नहीं रजौरी से क्या प्यार था ना मालूम मुझे। आपके हायर अप आपसे तंग हो गए होंगे, जा बोले जा इधर ही जा फिर करके। मेरी पोस्टिंग फिर रजौरी में। अच्छा। इस बार रजौरी में बॉर्डर एरिया के बजाय पीछे हुआ, पीछे मतलब डेप्थ एरिया, थोड़ा सा पीछे आ गए। हाँ। थाना मंडी एरिया, दरहाल एरिया। दरहाल अच्छा। में मेरा बटालियन हेडक्वार्टर था। तो दरहाल एरिया में फिर हमने टेक ओवर किया, और उसके बाद फिर मिलिटेंसी हमने कहा अभी 4-5 महीने इधर रहना है, बिकॉज उसके बाद वो पलटन का मूव आ रहा था, नहीं अच्छा। पलटन आ हाँ रही हाँ। थी। तो बस उस एरिया को जो है वो क्या, फिर एक और तगड़ा मिलिटेंट हमने मारा। आज भी याद है मुझे, उस गांव का नाम था उज्हान गांव था। अच्छा। और डेट थी 15 अप्रैल, 15 अप्रैल डेट थी। ईयर था 2000। 2015 अप्रैल को जस्ट रमजान सीज फायर खत्म हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो रमजान सीज फायर खत्म होने के बाद हमने विलेज उज्हान को घेरा, और वहाँ से 3 मिलिटेंट मारे। उसमें टॉप लीडर उनका अबू सदात था, और साथ में 2 मिलिटेंट थे। ये हमारे जवानों ने काम किया पूरा घेरे, लेकिन एज ए CO में वहाँ पर मौजूद था उस कंपनी के साथ, और खुद उनके साथ ऑपरेशन में गया था। कोई शायद ऑपरेशन ऐसा नहीं होगा जहां मैं नहीं गया हूँ। एज ए ब्रिगेड कमांडर भी ऑपरेशन में आप भाग नहीं ले सकते, नहीं। लेकिन आप जब 2 पलटनें होती थी तो मैं कहीं नजदीक जरूर जाता था। तो यहाँ तो खुद ऑपरेशन में भाग लिया, इस ऑपरेशन में, और गांव वालों से बात की मैंने। उज्हान गांव बड़ा फेमस गांव था उस का। तो अंत में उस ऑपरेशन में दिन के करीब 11 बजे शुरू हुआ, वो 2-2:30 बजे तक 3 टॉप मिलिटेंट मारे हमने, और जिनका लीडर था अबू सदात। बहुत ही फेमस लीडर था वो अगेन सुरनकोट, थाना मंडी, पूंछ एरिया का एरिया लीडर हुआ करता था। तो इस लेकिन 1999 में तो कारगिल वार हुई। हाँ। तो उधर उसका समाप्त भी हो गया, लाइक ट्रीटी हो गई। ट्रीटी होने के बाद फिर से ये कैसे तोड़ सकते हैं? ओह माय गॉड, आप ये देखिए ना, कारगिल वॉर जब चल रहा था मिलिटेंसी चल रही थी साथ में। अब भी ऐसी, तो मिलिटेंसी हैज बीन कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। मिलिटेंट्स पहले से ही थे। अच्छा। इधर थे। तो वो कारगिल वॉर तो कहाँ चला, लद्दाख के आसपास, और पूरा JNK खाली था, पूरा पूंछ रजौरी खाली था। आपका लद्दाख के आसपास हुआ था, और इधर राजस्थान में भी कुछ चीजें हुई थी। नहीं, वो अलग चीज है, वो थोड़ा सा बॉर्डर इंसिडेंट्स अलग हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ यहाँ तो जम्मू, उसमें पूंछ रजौरी में फिर भी मिलिटेंसी चलती रही। आप कारगिल वॉर के दौरान देखना, कई मिलिटेंस इंसिडेंट हुए हैं। मैं तो जब कारगिल वॉर चल रहा था, मैं आर्मी हेडक्वार्टर में था उसमें। ओके। मैं उसमें इधर था मैं, और दिल्ली के जैसे आसपास वो खत्म हुआ, फिर उसका 2000 में मैं एज ए CO गया। फिर एज ए CO टेक ओवर ही मैंने फील्ड एरिया में किया, मतलब दरहाल में किया, जहाँ ये ऑपरेशन चलते थे। अच्छा। तो ये मेरी पूरी लाइफ ही JNK में गुजरी है। बेस्ट ऑफ द लाइफ हैज बीन स्पेंट अगेंस्ट फाइटिंग मिलिटेंसी, व्हिच आई रियली लव्ड एंड एंजॉयड। राइट, द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम श्रीलंका। उससे भी पहले जम्मू में पोस्टिंग थी, लेकिन मिलिटेंसी में भाग नहीं ले पाए थे। ओके। और रिजर्व फोर्स टाइप के इसमें थे आप? नहीं, जम्मू में उतनी ज्यादा होती नहीं थी। अच्छा। ये उससे आगे हमेशा जो है नौशेरा से आगे मिलिटेंसी थी। उससे पीछे अखनूर एरिया में भी लिमिटेड मिलिटेंसी थी उसमें। उस समय फिर LAC का क्या फर्क पड़ता था? देखो, LAC इज अ चाइना वन, करेक्ट? देखो, LAC और LC में बहुत धरती आसमान का फर्क है। ओके। LAC में दूसरी किस्म की इंसिडेंट होती हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। करेक्ट। दोनों का अलग अलग परसेप्शन है वो। लेकिन LC इज लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LC में सारी प्रॉब्लम LC में होती है, विच इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल रिकॉग्नाइज्ड, वेल एक्सेप्टेड। इट्स नॉट लाइक द इंटरनेशनल बॉर्डर। दैट्स व्हाई राजस्थान वगैरह में नहीं हो सकती चीजें, बिकॉज द बॉर्डर इज डिफाइंड। तो ये है, LC में क्या होता है कि जब सीज फायर हुआ, जिसका कब्जा जहां तक था वहां तक उसने कब्जा किया, तो इसलिए इसको LC बोलते हैं। तो यहाँ हमेशा जब तक अल्टीमेटली एक लास्टिंग पीस, जब तक हम भी नहीं चाहते हैं वो करना, बिकॉज जब तक POK हमारे पास नहीं आ जाएगा,
तब तक हम इंटरनेशनल बॉर्डर के फेवर में नहीं रहेंगे हम भी, और न पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान बोलता है जम्मू जे.एन.के में उसका कब्जा है। तो चीज़ें उनको ये बोल देनी चाहिए ना कि ठीक है आप कश्मीर और जे.एन.के ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पाकिस्तान हमें दे दो करके बोल दो। एनीवे दैट विल बी अ गुड जोक फॉर देम एज इट इज। आज पाकिस्तानीज भी चाहते हैं कि जैसा शानदार एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी इंडिया की हो रही है, जैसे वाहवाही इंडिया लूट रहा है हर जगह में, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो, चाहे और कहीं हो, किसी एरिया में हो, चाहे जो रोल हमारी लीडरशिप प्ले कर रही है इंटरनेशनल पीस लाने में, जो अभी देखो यूक्रेन और रशिया के बीच में इंडिया हैज टेकन सच ए लीड व्हिच इवन ए कंट्री लाइक अमेरिका कैन नॉट इवन ड्रीम। हम तो रशिया के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है, तो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। वसुधैव कुटुंबकम, करेक्ट, ये ऐसे नहीं बोला है, ये फीलिंग जो है हर इंडियन के दिल में हमेशा रहेगी। हम फालतू जबरदस्ती किसी से नहीं लड़ते हैं, लेकिन जो हमको तंग करेगा उसको छोड़ते भी नहीं हैं। तो अच्छा है। फिर आपने मतलब एक मुझे ये जानना है कि कौन से आपके ऑफिसर रैंक तक आप इसके साथ थे, मतलब फायरिंग और ये, और एक कौन से रैंक के बाद आप जस्ट लाइक डिसीजन मेकिंग या फिर ऑर्डर्स इन सब में देते रहे? ओह माय गॉड, तो मैं आपको बेस्ट एक्सपीरियंस हूँ। फिर उसके बाद कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो शुरू हुई है। अच्छा, उसके बाद मेरी एज ए ब्रिगेड कमांडर बना मैं, और मतलब ब्रिगेड कमांडर से पहले आप सीओ था उसमें जब अच्छा, ये सब इंसिडेंट हुए। हाँ, नाउ ब्रिगेड कमांडर बना, वो भी कहाँ बना, किश्तवाड़ में 9 सेक्टर आरआर। अगेन एक ऐसी ब्रिगेड कमांड कर रहा था जो कि थिक ऑफ मिलिटेंसी में थी, और उसमें जो है एज ए ब्रिगेड कमांडर यू आर सपोज टू प्लान, लीड, गाइड, एनकरेज, एंड कभी कभी कुछ ऑपरेशन ऐसे हुए जिसमें यू डोंट हैव टू पार्टिसिपेट एज ए कमांडर। तो लेकिन जो यूनिट्स, ओ माय गॉड, हैट्स ऑफ टू दोस यूनिट्स। 11 राष्ट्रीय राइफल्स आई कैन नेवर फॉरगेट, 34 राष्ट्रीय राइफल आई कैन नेवर फॉरगेट, 17 राष्ट्रीय राइफल। पठानकोट में भी आई गेस वो एक राष्ट्रीय आरआर है कोई, तो ये सब जो है ये मैं किश्तवाड़ की बात कर रहा हूँ। ओके, पहले जम्मू, फिर आता है डोडा, फिर आता है किश्तवाड़। किश्तवाड़ जो है उसमें हब ऑफ मिलिटेंसी था। उसमें मेरी एक यूनिट है उधर, 11 आरआर नहीं, अकेले करीब उनकी टैली में करीब 45-46 मिलिटेंट्स को उन्हें साफ कर दिया था इस बीच में। वो पूरा एरिया, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, उसी एरिया में फिर ये मिलिटेंसी, जब प्राइम मिनिस्टर गए थे डोडा, तो एक इंसिडेंट हुआ था, वो ये 11 आरआर की जगह में हुआ था वो गई। सो वो एरिया बड़ी भयंकर है, वहां से क्रॉस करके वैली में चले जाते हैं वो लोग, तो वो एरिया जो है बड़ी इनफेमस एरिया है। तो मैं वहाँ सेक्टर कमांडर रहा हूँ 1.5 साल, तो वहाँ नहीं मारे होंगे, ओ माय गॉड, नॉट मी, मेरे यूनिट उन्होंने दे डिड ए ट्रेमेंडस एंड ग्रेट जॉब, एंड वर्चुअली वो एरिया को खाली कर दिया था मिलिटेंट्स, वर्चुअली। उसके बाद जो है इंसिडेंट में छुटपुट होती रही, लेकिन मिलिटेंसी खत्म नहीं होती है। फिर दोबारा साल भर के बाद फिर दोबारा मैंने सुना कि उधर फिर वो एरिया एक्शन में, अभी साल भर पहले फिर वो एरिया एक्शन में था। तो जब भी वैली में डाउन होती हैं तो ये लोग इस तरफ आ जाते हैं वैली से। तो अभी लेकिन किश्तवाड़ एंड डोडा में भी थिंग्स आर मच अंडर कंट्रोल नाउ। मतलब अगर पहले जब आप थे, अगर 100% हुआ होगा उस समय, अभी आप क्या रेशियो लगा सकते हैं? अभी ओवरऑल जे.एन.के में भी इट इज लेस, इट इज अराउंड 25 to 30% नाउ। लेकिन वो भी बहुत बड़ी है। नहीं, फिर भी 70% आपने कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल तो अब देखिए ना क्या होता है, कुछ लोग ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड हैं, कुछ लोग ऑलरेडी पाकिस्तान के एजेंट हैं, कुछ लोगों को फंडिंग मिल रही है, कुछ लोग वैसी दुखी है इंडिया से, तो कुछ न कुछ ये चीजें चलती रहेंगी। एकदम खत्म होना इसका बहुत मुश्किल है। ये कॉन्सेप्ट को, ये थीम को, ये एक विचार को एकदम खत्म करना, इट विल टेक टाइम। पाकिस्तान को पूरा ही ले लो, खत्म ही हो जाएगा, काम ही खत्म। लेकिन जितना हम लोग पाकिस्तान के साथ एग्रेसिव है, उतना हम चाइना के साथ क्यों एग्रेसिव नहीं है? देखिए चाइना के साथ देखो, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी वेरी गुड। देखिए चाइना के साथ अभी हम कभी सिर नहीं झुकाते हैं, आपने देखा होगा the way this government is dealing with the China, hats off. भैया, we tell them, you see so many border incidents have taken place. कभी भी इंडियन आर्मी ने कभी भी झुके नहीं उनके सामने। So it's going on very well. Why to create two front? We are not that stupid. Let's, we will still, without
taking any नहीं, nonsense लेकिन from उन्होंने भी तो इंडिया का कुछ पार्ट लेके रखा हुआ है, लाइक पीओके जैसे इंडिया ने पाकिस्तान ने लिया हुआ है, उन्होंने भी तो कुछ पार्ट इंडिया का लेके रखा है। बिल्कुल। देखो वो 62 वॉर से चल रहा है, एक्साई चिन एरिया हाँ, उन लोगों ने एक्साइज कब्जा किया, कोई शक ही नहीं इसमें, हाँ, जो कि तिब्बत का पार्ट था, करेक्ट। या एज पर देम तिब्बत इज पार्ट ऑफ देम, हुँ, but we say कि एक्साई चिन area was ours. हुँ, You know, that is a long dispute, pending dispute, which हुँ, will take time. It certainly it cannot happen. You can't blame. So many governments have come thereafter. Are you getting me? But हुँ, let me tell you, our stand is very good. हुँ, Economically, we have surpassed them. हुँ, हुँ, Otherwise, also, without tolerating any nonsense from them, we are talking to them at the same level, at the same platform, and without accepting any nonsense from them, which is itself is a big thing. करेक्ट। हाँ, मीन्स तो अगर देखा जाए दिमाग से प्रेशर वो डाल रहे हैं हम पे, लेकिन हम उसको सही तरीके से डील कर रहे हैं। 100% इकोनॉमिकली ऑल्सो देखिए, चाइनीज चीजों को उतना बॉयकॉट। जो भी है, बायकॉट कहो या टैक्सेशन कहो या हुँ, उनका इंडिया में आना इतना मुश्किल, चाइनीज इकोनॉमी आज देखिए और इंडियन इकोनॉमी आज देखिए आप, हुँ, उनका डाउन हिल में है और हम अप हिल में है, जा रहे अपहिल हैं। में है, करेक्ट। तो देर इज आई थिंक दैट लेकिन मुझे जो लगता है चाइना का जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, वो उनको उतना आगे लेके गया है। मतलब लाइक बिज़नेस का ईज़ ये वो, अगर इंडिया में वो बिज़नेस का ईज़ थोड़ा-सा ईज़ी आउट कर दे, इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो बहुत आगे एकदम से चला जाएगा। India will do better than China. That, you know, it's a matter of time. हुँ, Abhi that India's time has come. हाँ, अभी तो इंडिया का That's what I said that China's graph is gradually coming down, whereas Indian graph is going up. आप हुँ, देख लेना, आप सब जगह इंडिया इंडिया हो रही है। हुँ, इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं हुँ, जो चाइना की तरफ दौड़ते भागते थे, हुँ, आज जो है चाइना से पैसा निकाल करके इंडिया में आ रहे हैं। हुँ, लुक एट दैट। वो तो है। तो धीरे धीरे इंडिया में ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वर्ल्ड ओवर से, इन इन कंपैरिजन चाइना, इंडिया के साथ ज्यादा है, तो इसमें कोई शक नहीं। सर फिर आप अपने आर्मी लाइफ से आप डायरेक्ट एसएसबी के कमांडेंट या फिर उधर उधर कैसे चले गए? मतलब आप तो लाइक एग्रेसिव हो, आप एग्रेसिवनेस के कारण इधर सारी पोस्टिंग जेएनके श्रीलंका में कर रहे हो, फिर उसके बाद बैंगलोर में एकदम डायरेक्ट। ये भी एक जिंदगी का एक पड़ाव है, और ये भी एक सपना था मेरा। अच्छा। वो सपना जो है बहुत पहले बन चुका था, जब मैं आर्मी के लिए आना चाह रहा था एज एन ऑफिसर। हुँ, उस जमाने में गाइडेंस कहीं थी नहीं, और कैन यू बिलीव इट, यू कुडंट मीट एनी ऑफिसर। आई कुड ओनली मीट वन एनसीसी ऑफिसर ऑफ माइन। आई वाज एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर। उसको मैंने पूछा, सर एसएसबी क्या होता है, ये होता है। उनने मेरे को पार्टली ही गाइड टोल्ड मी, बट he had also limited knowledge. So I realized कि how difficult it is to get a good guidance. So मेरे दिल में ये कहीं ना कहीं आया कि आर्मी ज्वाइन की मैंने जब, कि क्यों नहीं मैं भी ऐसी, जैसे जीटीओ से मिला था मैं, हुँ, मैंने कहा एक दिन मैं भी इस फील्ड में क्वालिफाई हो करके आफ्टर रिटायरमेंट आई विल डू दिस। एंड कैन यू बिलीव इट, समटाइम्स वट एवर यू थिंक इट हैपन्स। And as a brigadier, I thought कि I will become a general. I was already about to become a general. मैंने कहा why not to do this course now? मतलब तो उसके लिए आपको अलग-अलग कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, हाँ, अंदर रह के भी। yes, डायरेक्टली पोस्टेड नहीं हो सकते। I had an inclination to become an interviewing officer, or you know, a president of the board. I had this inclination and a desire and a passion. जब ये था तो फिर मैं ब्रिगेड बीजीएस था उसमें 15 कोर का। हुँ, 15 कोर में मैंने अपने कोर कमांडर से रिक्वेस्ट की, सर मैं जाना चाहता हूँ। तो ही रिलैक्टेंटली सेंड मी। मैंने कहा सर मैं अपनी छुट्टी के दौरान ही ये कोर्स करूँगा, मैं छुट्टी नहीं लूँगा। इन एनी केस माय फैमिली वाज स्टेइंग देयर, तो आई केम टू दिल्ली एंड डिड द कोर्स। हुँ, एंड उसके बाद फिर इसका प्रैक्टिकल लेग करने के लिए मैं बैंगलोर आया, एंड ऑब्वियसली आई क्वालिफाइड फॉर द कोर्स। नाउ my next posting as after the GOC tenure was safe. I knew I can go as a president, I can go as an interviewing officer, and since I'm now expert in the field, and later after retirement I can guide the youth. Can you believe it? I still remember there is a speech I was giving in DIPR in front of all my course mates are witness to it. Everybody was telling their plan. So I said, my aim is to open an academy,
आफ्टर माय टेन्योर एज ए कमांडेंट, सबके सामने ऐसे ही बोल दिया? सबके सामने, और अपना पूरा बता दिया, बिकॉज ये दिल में था, ये डिजायर था. एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड. आई वाज पोस्टेड टू बैंगलोर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड एंड एज ए कमांडेंट, और यहाँ मैं ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 years यहाँ रहा, विच इज रीजनेबली वेरी. मतलब डायरेक्ट कमांडेंट या चेयरपर्सन बने, या फिर लाइक आप नॉर्मल मतलब साइकोलॉजी या जीटीओ की तरह? देखिए, आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के बाद एक प्रैक्टिकल लेग होता है. अच्छा. वर्चुअली 2 months का होता है. 2 months में बैंगलोर में आया, और वहाँ आपको ट्रेनिंग और एक्सपोजर मिलता है तीनों चीज़ों का. इंटरव्यू का, आप इंटरव्यू लेते हो, मैंने 54 इंटरव्यूज लिए. अच्छा. इनफैक्ट आप 60 और लेते हो. तो इंटरव्यूज लिए, फिर उसके बाद हर साइकोलॉजिस्ट से मिलते हो, आप साइक टेस्ट के बारे में जानते हो, फिर जीटीयू के साथ आप ग्राउंड में जाते हो, तो यू हैव आइडिया ऑफ ऑल द, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम द प्रेसिडेंट, एंड प्लस इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. सिंस इट वाज माय पैशन, आई टुक लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन दिस. So I was equally happy and confident with all the 3 techniques. I took lots of interest in that, and therefore once I became the president, and I had no problem in that. So I was posted in Bangalore. So I was president of a board and commandant of the SSB, both twin appointments. Plus I was an interviewing officer. In any batch which was to my board, 17 SSB, I used to take at least 3 to 6 interviews. So that I remain, afresh, and I know the process. That helped me because the aim was very clear. I was very sure that after retirement, I am going to guide the youth of this country. प्रोसेस क्या क्या होता है? मतलब आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो देखते हैं, वो किस बेसिस पे या किस इस पे देखते हैं? नहीं, ये चीज अभी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. इट्स सेल्फ यू कैन इमेजिन इफ इट टेक्स 2 months of training, तो इट इज a huge field. Basically, ultimately the armed forces selection system इतना शानदार selection system है, which is a personality oriented selection system, not a knowledge based selection system. तो जैसे सिविल में है, सिर्फ आपको नॉलेज बेस्ड रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, या कोई स्किल आप में है, वो स्किल बेस्ड जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है. लेकिन आर्म फोर्सेज में यू हैव टू बिकम ए लीडर, यू हैव टू लीड द ट्रूप्स फ्रॉम द फ्रंट. तो यू हैव टू एक्सेल इन एवरीथिंग. You have to be good in every kind of activities. You have to be outdoor type. You have to be very adjusting by nature. That's why armed forces के officer के लिए हम बोलते हैं हमेशा कि you have to have these 15 officer like qualities. जिसमें आता है qualities of head, qualities of heart, and your social adjustment, and your qualities of your guts, which is called social effectiveness. Then qualities of your limbs, which is called your dynamism. तो 4 फैक्टर होते हैं जिसमें 15 क्वालिटीज होती हैं. तो 4 फैक्टर्स में 15 क्वालिटीज को डिवाइड किया गया है. तो हर फैक्टर, जैसे फैक्टर द क्वालिटीज ऑफ योर हेड, उसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, विच इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. आपका थर्ड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन. फिर फैक्टर 2, आप कैसे आदमी हो, एडजस्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, लोगों से मिक्सअप कर पाते हो नहीं, सोशल अडॉप्टेबिलिटी है या नहीं है आप में, प्लस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, कोऑपरेट करते हो नहीं करते हो. फिर फैक्टर 3 विच इज कॉल्ड सोशल इफेक्टिवनेस ऑल्सो, उसमें फिर 5 क्वालिटीज होती हैं. वो 5 क्वालिटीज आपकी हैं. द फर्स्ट ऑफ देम इज योर इनिशिएटिव. डू यू टेक इनिशिएटिव? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल इफेक्टिवनेस. देन सेकंड थिंग योर कॉन्फिडेंस. थर्ड इज योर स्पीड ऑफ डिसीजन. फोर्थ इज योर ability to influence the group. Do you have that ability? Everybody doesn't have that. Last but not the least, your liveliness. Means, are you a positive person? Will you create a happy atmosphere? Can you create happiness all around, even in the adverse situation? Only a leader can do that. And factor 4 is your dynamism. So you have your determination, you have your stamina, you have your courage. तो ये 15 क्वालिटीज होती हैं. तो ये 15 क्वालिटीज को आपका जीटीओ अलग ढंग से अपनी टेक्निक से असेस करता है. आपका साइकोलॉजिस्ट अलग तरीके से करता है. इंटरव्यूइंग ऑफिसर उसका 40-50 मिनट का इंटरव्यू लेके अलग ढंग से उसको असेस करता है. अच्छा. कभी-कभी 1-1 घंटा, 1.25 घंटा भी इंटरव्यू में हो जाता है. तो मतलब आप पूछते हो या उनके ऊपर प्रेशर डाल के सोचते हो कि ये कर सकता है कि नहीं, या कैसे? दिस इज अ टेक्निक. बेसिकली व्हाट वी नो अबाउट द कैंडिडेट, वन थिंग वी नो कि ये कैंडिडेट जो बना है
ये इसके पास्ट ने इसको बनाया है. मीन्स whoever you are a product of your past, your हाँ. upbringing, your schooling, your हम्म, parents, your environment, whatever achievements you have done in your past. Basically, we dig your past. By understanding your past, we understand what is this product all about. अच्छा. So that's why we ask very simple question. Our comprehensive interview questions are very simple. कब कुछ लोग झूठ बोल देते हैं, कुछ लोग उसको बता नहीं पाते हैं, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस कम है, कुछ लोगों का पावर ऑफ एक्सप्रेशन कम है, कुछ लोगों की नॉलेज कम है, कुछ लोगों की इंटेलिजेंस लेवल कम है. हम इंटेलिजेंस का भी टेस्ट लेते हैं, योर OIR ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट. तो हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके उसकी ये सिंपल क्वालिटीज निकालते हैं कि ए गाय हु इज ए गुड फ्रेंड, ए गाय हु इज ए गुड सन, look at that, a guy who's helpful, cooperative, a guy who's reasonably intelligent, a guy who's responsible, a guy who can express himself, more likely he can become an officer. So the basic quality, we are not looking for something extraordinary, हम्म, but a good human being who can lead from the front, who can take initiative, who is confident of himself, who has that good power of expression. यही देख रहे हैं हम. लेकिन उससे पहले तो फिर क्या बोलते हैं, टेस्ट हो जाता है तो देखो पर्सनल. ना, हाँ, मतलब जो पर्सनालिटी टेस्ट जो मेन ये है एसएसबी का बोर्ड का, मतलब आर्मी में सेलेक्ट होने का, उससे पहले तो टेस्ट हो जाता है, टेस्ट में ही हट जाते हैं, तो फिर मतलब वो पर्सनालिटी टेस्ट का तो मतलब ही नहीं रहा ना फिर. देखिए, आज इस माध्यम से लोगों को भी पता होना चाहिए, आर्म फोर्सेस का टेस्ट पास करना इज नॉट एन इजी थिंग. इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट. और आज के दिन आर्म फोर्सेस प्रोफेशन इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशन. हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर कमिंग टू द आर्म फोर्सेस. उसमें से आधे तो रिटन टेस्ट में फेल हो जाते हैं, आधे क्या 80%. हम्म, कुछ टेस्ट में हमारा रिटन नहीं होता है, टेक्निकल नहीं, जैसे आपने बोला था कि लाइक हमारा जो आर्म फोर्सेस में आने का है वो नॉट मेंटल, मतलब रिटर्न नहीं होता, वो मेंटल ये है. मतलब आपकी पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए तब आ सकते हो, लेकिन उसमें तो पहले ही वो हट जाते हैं. रिटन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सी दिस, आप दो लड़कों को खड़ा कर दो, वैसे आप कॉमन सेंस की बात है. एक लड़का 10th में है 95%, 12th में 95% एंड BSc में 80%. दूसरा है 60%, 55%, 40%. दोनों को आप कंपेयर करो. अरे भैया, वो भी जरूरी है. आपका एजुकेशन, उसने कितनी मेहनत की है. एक लड़के ने जिसने इतनी मेहनत की है, इसका मतलब उसमें कितना डिसिप्लिन होगा, उसमें कितना हार्ड वर्क होगा, उसमें कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट होगा, वो कितना डेडिकेटेड होगा, कितना डिवोटेड होगा अपने काम में, कितना एक्सेल करने की ताकत है उसमें. ऐसी नहीं उसने. उसके साथ अगर वो आउटडोर में भी अच्छा है तो हमको ऐसा बंदा चाहिए. अब वो पढ़ाई में भी फेल नहीं होना चाहिए, उसने ऑफिसर बनना है उसने कल. तो आई एम सेइंग कि इट हैज टू बी राइट बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स. ओके, इट्स अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स. इट इज नॉट कि रिटन टेस्ट में है तो वो सिविल सर्विस में हो सकता है वो कि रिटन टेस्ट के बेसिस पर निकल जाएगा. आर्मी में आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन रेट है 3.6% अप्रोक्सीमेटली. सोचो जरा आप, कितने लोग रिटन पास करते हैं, लेकिन अंत में सिलेक्शन में इंटरव्यू प्रोसेस सब रह जाते हैं. वो ओके, ओनली 3 to 4% पीपल पास. आप लोग का जो क्राइटेरियाज होता है उस पे आप नंबर देते हो, करेक्ट? 100%. हम तो जो है वो कितने नंबर का रहता है या कैसा रहता है? अब देखिए, ये चीजें तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उनको मार्कशीट भी मिलती है आजकल. 900 मार्क्स का उनका वो होता है. ओके, जिसमें जो है GTO के अलग मार्क्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के अलग मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू के अलग मार्क्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस के अलग मार्क्स होते हैं. फिर उस 900 में से तीनों इंडिपेंडेंटली उसको टेस्ट करते हैं. कॉन्फ्रेंस में वो बैठते हैं, एक दूसरे से फिर मार्क्स डिस्कस करते हैं, तब जाके वो बंदा पास होता है. तीनों ने यस बोलना जरूरी है उसके लिए. ओके, यस नहीं बोलेंगे वो बंदा फेल हो सकता है. एक ने भी नहीं बोला तो भी चलो हो जाता, फिर चांसेस कम है. जब वो एक बंदे का उसमें फेल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बाय डिस्कसिंग विद 2 others he has to also come up for him. Yes, okay. I agree. He has also given him reasonably good marks. He may not have passed him. So the selection system is beautiful. There is no doubt about it, provided it is implemented properly. So आपने 225 के मार्क्स का भी जिक्र किया था. हाँ, वो होते हैं, बट उसमें इस फोरम में कोई उसमें 225 with the GTO, 225 with the psychologist, 225 with the interviewing officer.
ओके, एंड 225 फॉर द कॉन्फ्रेंस, टोटल 900. सो ऐसा ओके। कोई वो नहीं है इसमें, तो कैंडिडेट को मार्कशीट भी मिलती है आजकल इसकी से तो पहले रिलेटेड शायद नहीं मिलती थी, ना, करेक्ट? मिलती थी, ऐसी बात नहीं है. हुँ, लॉट ऑफ पीपल यूज टू आरटीआई उन्हें डाला है, उनको मार्क्स बताते हैं हम, ऐसी बात नहीं है. ओके, और मार्क्स बताने भी चाहिए. व्हाट इज द हार्म इन दैट? ओके, मतलब या उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या गलती की है या क्या ये किया, सेल्फ इंट्रो ये करके फिर बाद में वो रीअप्लाई कर सके। या दैट्स गुड टू हियर। तो फिर आप आपकी इस जर्नी के बाद आपने कितना ये किया? तो यही तो ये मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, हुँ, फील्ड ऑफ पैशन है. हुँ, That's why we opened this academy. That's why so many youths we are able to guide them. ओके। And this is the best place for guidance. SSB Sure Shot Academy, that's why it is #1 academy in the country. नो, आपकी जो आर्मी लाइफ है, Yeah. उसमें आपके फैमिली का क्या रोल रहा है? फैमिली का रोल, ओके. फैमिली का रोल, माय गॉड, यू कैनॉट बी ए सक्सेसफुल ऑफिसर जब तक आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती है. ओके, तो आपकी फैमिली का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आर्म फोर्सेस में. हुँ, इन द सेंस, आप दोनों की अगर अच्छी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग है हुँ, तो कितनी सेपरेशन रहना पड़ता है. बच्चों को, लेडी को खुद अकेले पालना पड़ता है कई जगह, हुँ, क्योंकि आप 8-8 9 महीने बॉर्डर में होते हो, तो हु विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन? तो हुँ, शी इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ दैट. सो दैट्स व्हाई द जनरली, इफ योर मैरिटल लाइफ इज गुड, देन योर होल लाइफ इज वंडरफुल. इसमें कोई ओके, शक नहीं. एंड आई विल गिव, if not 100%, at least 80% credit of a successful military life I will give to my wife. थैंक यू सर फॉर कमिंग इनटू माय इंटरव्यू। आई हैव अ great wonderful podcast with you, and नेक्स्ट टाइम आई वांट टू नो लाइक आपका अभी कैसा कल्चर हो गया है, आप मतलब आर्मी के बाद कैसे सेटल हो रहे हो सिविलियंस के साथ, Yeah. क्या करो अगर आप चाहो तो? Yeah. मुझे नहीं पता कि क्या होगा। No. Thank you. And let me tell you, I thoroughly enjoyed this discussion. And what a pleasure it was. And I look forward for another meeting, because this kind of interaction हम्म, can definitely help our candidates, our future generations. हमारी जो future leadership है, हम्म, has a lot to learn from us. And ये हमें बहुत ज़्यादा satisfaction देता है. इसी forum के through I can connect so many of my candidates, and they get a forum like our academy where they can develop their personality, develop their officer-like qualities, get the right mentorship and right guidance. Thank you for Thank giving you, us sir. this opportunity.